नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जाना था। आज उससे थोड़ा बहुत आगे चलेंगे और भारतीय संविधान की विशेषता के ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संविधान टॉपिक डाल लीजिए आप। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दो प्रकार के बताए थे आप सभी को। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जान लीजिए एक बार। थोड़ा बहुत आप सभी को क्विक रिवीजन देता हूँ, कल हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इन दोनों में अंतर कल काफी अच्छे से तरीके से बताया था। अगर आप जान पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जान पाए तो एक बार और जान लीजिए। लिखित संविधान का मतलब यह है कि इसमें जो लिखित का अंश है, जो लिखित अंश है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जो अलिखित अंश है। अलिखित अंश से यानी कि वो क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर बात की जाए अलिखित अंश की, तो अगर आपको कोई बोले कि अलिखित यानी कि लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपनी सोच को विकसित करिए और जानिए जो अलिखित होता है उसमें लिखित होता है, लेकिन अलिखित अंश है वो ज्यादा पाया जाता है। यानी कि जो अलिखित है उसका जो अंश है वो ज्यादा है। ठीक है। और जो लिखित का अंश है वो है कम। लिखित का अंश है वो रहेगा कम। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो लिखित संविधान है, जो लिखित संविधान है वो क्या होता है? निर्मित होता है। निर्मित होता है यानी कि बनाया जाता है, और इसकी डेट मेंशन होती है अगले पॉइंट में, आप सभी लिख सकते हैं। यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। ठीक है। और जो अलिखित होता है वो विकसित होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकसित होता है। ये विकसित होता है। ठीक है। अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। जो लिखित होता है, जो लिखित संविधान होता है, जो लिखित संविधान होता है उसकी जो डेट होती है, लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है। और जो अलिखित संविधान होता है उसकी तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो विकसित होता है। ठीक है। एक और चीज बताई थी आप सभी को कि जो संविधान है वो कैसा हो सकता है? एकात्मक या फिर संघात्मक
या फिर अर्ध संघात्मक। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, यानी कि यूनिटरी, फेडरल और क्वासी फेडरल। ठीक है, लेकिन जो अलिखित संविधान होता है वो क्या होता है, एकात्मक, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो लिखित संविधान में होता है उसमें न्यायपालिका क्या होती है, मोर पावरफुल होती है। जो न्यायपालिका होती है वो मोर पावरफुल होती है, यानी शक्तिशाली। यानी जुडिशरी मोर पावरफुल। ठीक है, और अलिखित संविधान में कौन, वो विधायिका। यानी लेगिस्लेचर। ये तो था आपका कल का रिवीजन। तो आज से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक डाल लीजिए आप, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था को तय करता है, इंग्लिश में लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द पॉलिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, जो राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है, यानी उसका नेचर, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, उसका नेचर कैसा हो सकता है। आप सभी को तीन टर्म बताइए मैंने, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डाल लीजिए, एकात्मक। एकात्मक सरकार या संविधान। ठीक है, एकात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है एकात्मक का, एकात्मक का अर्थ होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाए। लिख देता हूं, सिर्फ एक सरकार
शक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? सबसे बड़ा एग्जांपल आप सभी के सामने है, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। ठीक है। अब इनके अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको जानिए। बात करते हैं सबसे पहले ये यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ पे लागू होती है? जहाँ पे कम क्षेत्रफल हो, कम क्षेत्रफल या कम जनसंख्या। ठीक है। दूसरा फैक्ट समझिए, केंद्र और राज्य के विवाद कम। जब सरकार ही एक चला रही है तो केंद्र और राज्य में विवाद कम रहेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा काम होता है, जो निर्णय होते हैं यानी डिसीजंस, वो जल्दी लिए जाते हैं। यानी जो निर्णय होते हैं वो तेजी से लिए जाते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कम खर्चीली सरकार होती है क्योंकि शासन एक सरकार कर रही है तो बार बार इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। कम खर्चीली, कम खर्चीली। ठीक है। आपने एकात्मक समझ लिया है, अब बात करते हैं संघात्मक की। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, संघात्मक। संघात्मक यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल से क्या समझते हैं आप? जहां शक्तियां जहां शक्तियों का वर्गीकरण हो या फिर विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं आप? जो पावर्स होती हैं वो डिस्प्यूट यानी अलग अलग बांट रखी हो। ठीक है। यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। लिख लीजिए आप, विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। इसी को हम ड्वेल शासन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्वेल शासन यानी द्वैध शासन या ड्वेल गवर्नमेंट। ठीक है। यानी कि सेंटर में भी कुछ पावर होंगी और स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होंगी, जैसे कि हमारे भारत के अंदर है। यानी केंद्र में भी और राज्य के पास भी। जो संघात्मक संविधान होता है ये हमेशा से लिखित संविधान होगा। ठीक है। लिखित संविधान। और जो एकात्मक था वो क्या क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अलिखित संविधान हो सकता है। लेकिन जो संघात्मक है ये लिखित संविधान होगा। अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। ये कहाँ लागू होता है? जहाँ बड़े क्षेत्रफल होते हैं।
बड़े क्षेत्रफल में और जहाँ ज्यादा जनसंख्या होती है। ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद। विवाद इसमें क्यों होते हैं और उसमें क्यों नहीं? विवाद, विवाद इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग होती है, तो विवाद जाहिर है। वहां पे सरकार ही एक है तो फिर विवाद नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो निर्णय होते हैं, यहाँ निर्णय में देरी होती है। और निर्णय में देरी क्यों होती है? अगर कोई विवाद है तो वो पहले राज्य स्तर पर जाएगा और फिर केंद्र स्तर पर। इस वजह से जो निर्णय होते हैं यानी डिसीजंस, उनमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है और अधिक खर्चीली सरकार होती है। अधिक खर्चीली क्योंकि जब अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सेंटर में अलग अलग सरकार है तो अलग अलग इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अलग अलग रूल्स निकालने के लिए फंड पास करना पड़ेगा, इस वजह से जो अधिक खर्चीली होती है। अधिक खर्चीली। ठीक है, अगला पॉइंट रहता है यानी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, यानी कि जो छोटे, इसमें एक चीज का फायदा होता है, या मीन जो ग्रामीण स्तर के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं या फिर उनकी जो आवाज होती है वो सेंटर तक पहुंचा दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन जो एकात्मक संविधान है या एकात्मक सरकार है, इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दल होते हैं उनकी जो आवाज है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाती, इस आवाज को वहीं पे दबा दिया जाता है। संघात्मक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, जो उसकी आवाज है वो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार तक पहुंच जाती है। यानी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजनल एम्बिशंस। ठीक है, अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो भारत का संविधान है वो कैसे संविधान है? एकात्मक, संघात्मक या अर्ध संघात्मक? तो इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, भारत का संविधान कैसा है। आप पॉइंट डाल लीजिए। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक है। सबसे पहली बात आती है, एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल। इज क्वेसी फेडरल। ये कथन किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये कहा है केसी वियर ने। केसी वियर ने क्या कहा है? जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? क्वेसी फेडरल। कुछ दो कथन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो एक बार वो इन्हीं के साथ नोट कर लीजिए। सहकारी संघवाद।
सहकारी संघवाद, ये किसने कहा है? ये कहा है ग्रैनविल ऑस्ट ने। ग्रैनविल ऑस्ट कह लिए, ऑस्टिन कह लीजिए, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है ये। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेस्टेशन। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा है? केंद्रीकरण केंद्रीकरण के साथ यूनियन के साथ संघ या यूनियन। संघ का मतलब होता है यूनियन या फिर संघ, ठीक है। ये कथन किसने कहा है? ये कहा है आइवर जेंक्स ने। आइवर जेंक्स ने, ठीक है। यानी कि यूनियन विथ सेंट्रलाइजेशन। यूनियन विथ सेंट्रलाइजेशन। अब इस संघ के मतलब को समझते हैं, संघ है क्या। आइए संघ को समझते हैं बहुत डिटेल में, बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला संघ डालिए परिसंघ। परिसंघ, और परिसंघ का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? कॉन्फेडरेशन, ठीक है। परिसंघ क्या है? अगर आप सभी को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? ये आजाद हुआ, आप बोलेंगे भैया ये आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन से। अमेरिकन क्रांति कब आई, यानी अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब आया है, ये भी आप सभी को पता होगा। अमेरिकी क्रांति ये कब आई थी? 1775 से लेके 83 तक, ठीक है। अब इसी इसी के दौरान, नोट बनाइए अब छोटा सा, इसी के दौरान 1777 यानी 1777 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक संघ बना दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं परिसंघ। परिसंघ, इसका गठन क्यों किया गया वो भी आप सभी को बताऊंगा, लेकिन आप अभी इतना समझे 1777 में यूएसए के अंदर परिसंघ का गठन किया जाता है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1781 से लेके 89 तक। अब 89 में इसको बंद क्यों कर दिया या फिर इसको समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि 89 के अंदर, ये आप सभी को पता होगा, 89 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, 1789 में। और आप सभी को बता दूं 1789 में, 1789 के अंदर अमेरिका का संविधान बन चुका था। 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था, इस वजह से इस परिसंघ को समाप्त कर दिया गया। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन से तब आजाद हुआ था, उसके अंदर 13 कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज। कॉलोनीज समझते हैं? जैसे कि भारत जब ब्रिटेन से आजाद हुआ तो उसमें 565 रियासतें थी, यानी कि उस समय अमेरिका छोटे छोटे 13 टुकड़ों में बट रखा था। जैसे कि आप सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। 13 ब्लॉक बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप इन 4-5 ब्लॉक से समझ सकते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि ताकि अमेरिका को लगा हम किसी और के अंदर काबू में ना आए दोबारा, इस वजह से
उन्होंने एक परिसंघ बनाया कि हम अंदर यानी इंटरनल से अलग अलग हैं भले ही, लेकिन जब सेंटर की बात आएगी तो हम 13 कॉलोनीज इकट्ठे होकर दर्शाएंगे, यानी कि एक पावर दिखाएंगे कि हम बाहर हैं, जो है एकता है। यानी कि इस वजह से इस संघ का गठन किया गया। और इसमें जो संघ था यानी कि जो 13 कॉलोनीज के लीडर थे वो स्वैच्छिक थे, यानी कि अपनी मर्जी से इस संघ को छोड़ सकते थे। इस वजह से जो ये संघ होता है ये सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर। एक तरह से आप ये सक एक तरह से आप ये कह सकते हैं, यानी परिसंघ का अर्थ सीधा सा ये है कि एक छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके साथ में रखना। सबसे कमजोर संधि कह लीजिए चाहे संघ कह लीजिए, सबसे कमजोर होता है ये। और इसमें जो सदस्य होते हैं वह स्वैच्छिक होते हैं, यानी कि फ्री टू मूव होते हैं, कभी भी इस संघ को छोड़ सकते हैं। स्वैच्छिक, ठीक है। ये बात करिए हमने परिसंघ की। अब बात करते हैं परिसंघ के अलावा दूसरे संघ की। दूसरा डाल लीजिए आप, वो है संघ, ठीक है। और संघ यानी कि फेडरेटेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल के एक माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आप सभी को पता है यूएसएसआर? अगर आप सभी को इसकी फुल फॉर्म पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। यानी कि इसका समय कब से कब तक था? 1922 से लेके 1924 तक। और इसके अंदर यानी कि यूएसएसआर में कितनी कंट्रीज शामिल थी उस समय? 15 कंट्रीज शामिल थी। 15 कंट्रीज शामिल थी। आप सभी को एक बात बता दूं, आप सभी को पता हो कि रूस की क्रांति कब हुई थी, यानी रूसी क्रांति। जो रूसी क्रांति थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1917 में। यानी इस क्रांति के बाद इस यूएसएसआर का गठन किया गया, जो रूस के द्वारा किया गया। और ये टूटी कब? यानी जो ये रिपब्लिक सोशलिस्ट सोवियत कमीशन था, ये कब टूटा? ये टूटा आपके 1991 में, यानी 1991 में। इसको किसने टुड़वाया? अमेरिका इसमें शामिल रहा इसको ब्रेक करने के लिए, को टूटा, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे पूछा जाता है, कि जो यूएसएसआर था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मिखाइल गोबाचो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और समझिए आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जांपल और लीजिए। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स थे उस समय? यानी कि 50 स्टेट्स थे, ठीक है। और इसी किसके माध्यम से जुड़ रखे थे ये? फेडरेटेशन के, फेडरेटेशन के, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताने जा रहा हूं, तो उस पर थोड़ा बहुत फोकस करिएगा। इस संघ का क्या अर्थ था? जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे कि परिसंघ था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उस समय छोटे छोटे कितने टुकड़े थे अमेरिका के? यानी कि 50 टुकड़े थे, और वो परिसंघ के माध्यम से जुड़ रखे थे, ठीक है। अब आप सभी को एक पता होगा, रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अफसिस शक्तियां,
अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? जिनका उल्लेख ना तो संविधान में किया गया हो, ना जिनके पास पावर बनाने की शक्ति हो। तो वो जो ऐसी पावर्स वो किसके तहत चल जाती हैं? वो स्टेट के पास चल जाती हैं। यानी इन पावर्स का गठन या इन नियमों का गठन स्टेट करेगी, और इस स्टेट को ही क्या बोलते हैं हम? इसी स्टेट को बोलते हैं संप्रभु। संप्रभु। और इन पावर्स के पास किसका अधिकार होता है? स्टेट का। मैं आप सभी को बता चुका हूं। ठीक है, और जिसके पास पावर्स है उसको क्या बन जाती है? संप्रभु। बस आप सभी को इस संघ में इतना ही जानना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला एक और टॉपिक डालिए, तीसरे नंबर का, वो भी है संघ। अब आप बोलेंगे भैया एक तो चलो परिसंघ समझ में आता आ जाता है, फिर दूसरा संघ और तीसरा भी संघ, ये कैसे? तो इस संघ का मतलब है फेडरेशन और इस संघ का मतलब है यूनियन। ठीक है, यूनियन। आप सभी को पता होगा भारत का जो संविधान है उसका पहला ही आर्टिकल कहता है यूनियन। अगर आपने उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा हो तो वो यही संघ है। ठीक है, यानी कि यही यूनियन है। इस संघ को समझने से पहले थोड़ा बहुत आप मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए। अगर आप सभी को 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, 1857 की क्रांति, ठीक है, इसमें क्या था? इससे पहले, थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं। 1773 से लेके 1857 के बीच में किसका शासन था? या उसमें शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसको 1857 के तहत बंद कर दिया गया। इसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि 1857 की क्रांति हुई जब ब्रिटेन की जो महारानी थी उसने कहा ये छोटे छोटे टुकड़ों में आकर इतनी बड़ी क्रांति कर ले गए, अगर ये एक माध्यम यानी एकजुट होके आते तो हमें तो निकाल के फेंक देते। इस वजह से 1858 में और 1947 तक किसका शासन चला था? क्राउन शासन। क्राउन शासन। ठीक है, क्राउन शासन। आप एक छोटा सा फैक्ट बनाइए या छोटा सा नोट बना लीजिए कि 1858 में एक बिल पास किया गया जिसमें क्लियर था, यानी कि ब्रिटेन के अंतर्गत भारत में कुछ ऐसे रियासतें थी जो ब्रिटेन पर डायरेक्ट काबू करती थी, और कुछ ऐसी रियासतें थी जिन पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था। तो ब्रिटेन के कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा अधिकार था। ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण या अधिकार, कुछ भी कह लीजिए, नियंत्रण या अधिकार। और कुछ ऐसी थी जिन पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था। वो कौन सी थी? देशी रियासतें। ठीक है, अब बात करते हैं 1935 की। 1935 की। भारत 1935 के एक्ट के तहत फेडरेशन से जुड़ रखा था, यानी कि उस वाले संघ से जुड़ रखा था। पॉइंट नंबर 2 पढ़ा है। ठीक है, और इसके जुड़ने का मॉडल कौन सा था पूछा जाता है बहुत बार, तो इसके जुड़ने का मॉडल था, वो था कनाडा मॉडल। कनाडा मॉडल। ठीक है, और इस तहत के बाद उस समय भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। ठीक है, और जिसे जुड़ने के लिए क्या कर दिया गया? एक नए संघ का यानी यूनियन वाले संघ का गठन किया गया, ताकि भारत इससे जुड़े और मजबूती से जुड़े। क्योंकि 1947 के बारे में आप जब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तब आप सभी को पता चलेगा भारत 1935 में यूनियन से क्यों जुड़ा। तो इस संघ के बारे में लिख देते हैं आप थोड़ा बहुत। इससे
राज्य अपनी पारस्परिक पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि इससे अलग नहीं हो सकते। अगर मैं आप सभी को एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, बस इतना ठीक है। अब समझिए आप, यानी कि आप सपोजिए आपकी जो बॉडी और मशीन, इस बॉडी का नाम है यूनियन और इसका यूनाइटेड। ठीक है, जो अमेरिका जोड़ रखा है किससे, फेडरेटेशन से। तो यूनियन सबसे स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि जो बॉडी होती है, अगर आप उस किसी की पार्ट को अलग कर देंगे, सपोज करिए आपने अपना हाथ अलग कर दिया, तो किसी के उपयोग में नहीं रहेगा, ना आपके ना किसी और के। ठीक इसी प्रकार से सबसे मोस्ट पावरफुल कौन रहता है इस समय, बॉडी यानी कि यूनियन। और मशीन का अगर आप कोई पार्ट एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये मोस्ट पावरफुल नहीं रहता है। तो सबसे मजबूती से कौन सा संघ जुड़ता है, वो है यूनियन। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अभी आपने जितना पढ़ा है उसके बारे में। बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है, फिर आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट टॉपिक डाल लीजिए आप। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। स्वरूप बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं जितना आप सभी ने पढ़ा है उस फैक्ट के बारे में, आपको कितनी नॉलेज अभी आपने प्राप्त की है और कितनी नहीं। संसात्मक सरकार दूसरी डाल लीजिए। अध्यक्षात्मक सरकार तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। अर्ध अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंटल सिस्टम, और इसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंटल। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या अर्थ है, जिसमें राज्य, राज्य का मतलब नेशन। ठीक है, ये आपके यूपी बिहार राजस्थान नहीं, नेशन का प्रमुख अलग हो और शासन का प्रमुख, ठीक है, अलग। जैसे कि हमारे भारत के अंदर है, शासन का प्रमुख या राज्य का प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट
लेकिन पावर्स किसके पास है? वो है हमारे पीएम के पास। ठीक है। अध्यक्षात्मक यानी कि राज्य और शासन का प्रमुख एक ही, शासन का प्रमुख एक ही। और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार का यानी कि जिसमें दोनों के गुण हो, जिसमें दोनों के गुण हो। ठीक है, दोनों के लक्षण। एक लास्ट और कर लीजिए, संविधान का विवरीकरण, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो संविधान का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आज की क्लास में ही पढ़ा है। तो आप थोड़ा क्लासिफिकेशन करने में आप सभी को बेहतरीन रहेगा, और याद करने में भी चीजें अच्छे से सॉल्व हो पाएंगी। तो संविधान का विवरीकरण टॉपिक डाल लीजिए, संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या हो सकता है संविधान? या तो निर्मित हो सकता है या फिर विकसित हो सकता है, दो ही रूप होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र। मैं आप सभी से पूछने वाला हूं कि हमारा भारत का संविधान कैसा है। ठीक है, तो ये लास्ट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ही, और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इस वजह से अभी डिस्कस कर रहा हूँ। राजतंत्र या लोकतंत्र? तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, संशोधन के आधार पर। कैसा हो सकता है? या तो कठोर हो सकता है या फिर लचीला। लचीला को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। और कठोर को बोलते हैं रिगिड। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, संघ के आधार पर। संघ के आधार पर क्या हो सकता है? संघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेटेशन। जो टर्म्स जो हिंदी में आप सभी को नहीं पता, इंग्लिश में, वो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में लिखने की। एक संकलन के आधार पर, संकलन के आधार पर, या तो लिखित हो सकता है या फिर अलिखित, ये दो ही टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप सभी ने कितना जाना है। जो उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर भारत का संविधान कैसा है, बनाया हुआ है या विकसित हुआ है? तो भारत का संविधान निर्मित हुआ है, यानी कि बनाया गया है, विकसित नहीं हुआ है।
शासन प्रणाली के आधार पर भारत का संविधान कैसा है? राजतंत्र है या लोकतंत्र है? तो हमारे यहाँ पे क्या है? मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। लोगों का अधिकार है पूरे संविधान पर, पूरे शासन पर। संशोधन के आधार पर कठोर है या रिगिड है या लचीला है यानी फ्लेक्सिबल है? तो इन दोनों का मिक्सचर है हमारा संविधान। कभी कभी कठोर का व्यक्त करता है, कभी कभी लचीले का। संघ के आधार पर भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक या एकात्मक? तो दोनों का मिक्सचर यानी क्वेसी फेडरल। क्वेसी फेडरल, ठीक है। अब संकलन के आधार पर देखते हैं, लिखित है या अलिखित है? तो भारत का संविधान लिखित है, अलिखित नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आप सभी की होने वाली है आप उससे हमारे चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।